अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इमरान अजीज और आज हम डिस्कस करेंगे T1 कैरियर सिस्टम। T1 कैरियर सिस्टम ये डेवलप किया था AT&T बेल लेबॉर्ट्रीज ने यूएसए के अंदर फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीप्लेक्स्ड टेलीफोन कॉल्स। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली यूज होती है और इसमें एक से ज्यादा यूजर्स जो है वो एट द सेम टाइम सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी कॉल मल्टीप्लेक्स्ड टेलीफोन कॉल्स। और बेसिकली ये जब हम अगर देखें तो पीसीएम की इन्वेंशन से पहले जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन है उसकी इन्वेंशन से पहले एक वायर नॉर्मली यूज होती थी एक वॉइस सिग्नल की कम्युनिकेशन के लिए जिसकी बैंडविड्थ तकरीबन 4 किलोहर्ट्ज होती है। लेकिन पीसीएम की इन्वेंशन ने ये अलो किया कि हम एट द सेम टाइम 24 टाइम्ड बिटवीन मल्टीप्लेक्स टेलीफोन सिग्नल्स की कम्युनिकेशन करवा सकें जिसकी बैंडविड्थ तकरीबन 1.544 मेगाहर्ट्ज बनती है। तो ये पीसीएम की वजह से ये मुमकिन हुआ कि हम T1 कैरियर सिस्टम जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें जिसके अंदर 24 यूजर्स एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये सिस्टम कैसे काम करता है ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर है जो कि सैम्पलिंग कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हैं, हाई स्पीड स्विचेस हैं जो सैम्पलिंग करते हैं। अगर हमारे पास 24 चैनल्स हैं, T1 कैरियर सिस्टम में 24 चैनल्स हैं या 24 यूजर्स हैं, तो हर यूजर का एक सैंपल यहाँ से लिया जाता है जो कि कोडर के ऊपर आता है जो क्वांटाइजेशन करता है और उसकी कोडिंग करता है। डिजिटल प्रोसेसर जो है ये डिसाइड करता है कि कौन सी लाइन कोडिंग स्कीम जो है यूज की जाएगी और फिर मीडियम से होता हुआ ये डिकोडर और रिसीवर के ऊपर आता है और लो पास फिल्टर जो है वो उसको सिग्नल को रिकवर करता है। और यहाँ पे अगर हम ये देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर है यहाँ पे जो सैम्पलिंग हो रही है जो स्विचिंग हो रही है ये कैसे काम करती है। तो ये हमारे पास 24 चैनल्स हैं, चैनल 1 चैनल 2 सो ऑन अप टू चैनल 24 और फिर ये दोबारा यहाँ से रिपीट होता है सिलसिला। और हर एक साइकिल में ये जो एक साइकिल है कंप्लीट इस एक साइकिल में हर यूजर का एक सैंपल जो है वो लिया जाता है। सिर्फ एक सैंपल लेके फिर नेक्स्ट यूजर का एक सैंपल फिर तीसरे का फिर चौथे का हर एक यूजर का एक सैंपल यहाँ पे लिया जाता है या हर चैनल का एक सैंपल लिया जाता है। और उस एक सैंपल को पीसीएम में पता है कि 8 बिट्स पर सैंपल जो है ये यूज किए जाते हैं, 8 बिट्स पर सैंपल। तो पीसीएम के अंदर चूंकि ये 8 बिट्स होते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर सैंपल को 8 बिट्स का कोड वर्ड जो है ये असाइन किया जाता है। और ये चैनल 1 के लिए होगा, इसी तरीके से चैनल 2 के लिए, 3 4 5 6 हर चैनल के लिए इस तरीके से 8 बिट्स का एक सैंपल जो है 8 बिट का एक कोड वर्ड जो है जनरेट किया जाएगा हर सैंपल के लिए। और ये जो 24 चैनल T1 सिस्टम है इसको DS1 सिस्टम भी कहा जाता है जिसका डाटा रेट 1.544 मेगाबिट्स पर सेकंड होता है। इससे जो हायर मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम्स हैं वो DS2 DS3 और DS4 स्कीम्स हैं। अब चूंकि हर सैंपल जो है वो उसको 8 बिट कोड की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है और हमारे पास 24 यूजर्स हैं, इसका मतलब है हमारे पास 24 सैंपल्स हैं एक पूरे साइकिल के अंदर। एक जब ये पूरा इस तरीके से साइकिल जब हम देखते हैं सैम्पलिंग का तो हर यूजर का एक एक सैंपल जब लिया जाता है तो 24 यूजर्स का एक एक सैंपल लिया जाएगा तो हमारे पास कुल 24 सैंपल्स हो जाएंगे। तो 24 सैंपल्स हैं, 24 सैंपल्स मिलके एक फ्रेम बनाते हैं। तो हर फ्रेम के अंदर हमारे पास 192 बिट्स हो जाएंगे क्योंकि 24 सैंपल्स हैं एक फ्रेम के अंदर और हर फ्रेम में 8 बिट्स हैं। तो ये दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 8, 24 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज 192 बिट्स। तो टोटल हर फ्रेम के अंदर हमारे पास 192 बिट्स होंगे। और अगर ये देखा जाए कि हमें ज़रा जरूरत होती है पीसीएम के अंदर के सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी हर यूजर की 8000 सैंपल्स पर सेकंड होनी चाहिए, इससे कम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी नहीं होनी चाहिए। तो 8000 सैंपल्स पर सेकंड सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी हर यूजर की रखने के लिए ये जरूरी है कि जो फ्रेमिंग फ्रिक्वेंसी है उसे 8000 फ्रेम्स पर सेकंड हम कर दें क्योंकि हर फ्रेम में हर यूजर का एक सैंपल आ रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि जो फ्रेमिंग फ्रिक्वेंसी है वो 8000 फ्रेम्स पर सेकंड हो क्योंकि अगर फ्रेमिंग फ्रिक्वेंसी 8000 फ्रेम्स पर सेकंड होगी तो फिर ही हर यूजर की सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी 8000 सैंपल्स पर सेकंड होगी। तो इस वजह से अगर एक फ्रेमिंग फ्रिक्वेंसी 8000 है तो एक फ्रेम
को गुजरने में कितना टाइम लगेगा, वो 1/8000 इज 125 माइक्रोसेकंड्स। एक फ्रेम जो है यहाँ से अगर हम देखें तो एक फ्रेम चैनल 1 यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाने में ये 125 माइक्रोसेकंड्स जो है हमें लगेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि एक फ्रेम जो है यहाँ पे खत्म हो गया है? उसके लिए फ्रेमिंग बिट जो है यूज किया जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच फ्रेम, और जिसकी वजह से हमारे पास एक फ्रेम के अंदर 192 की बजाय 193 बिट्स होते हैं। ये जो आप शुरू में एफ देख रहे हैं ये बेसिकली फ्रेमिंग बिट है, तो ये एक बिट हो जाएगा, बाकी ये 192 बिट्स होंगे। तो 192 + 1 इज 193 बिट्स एक फ्रेम के अंदर हमारे पास होंगे। और फ्रेमिंग बिट्स के लिए एक स्पेशल पैटर्न यूज किया जाता है जिसे रिसीवर के ऊपर जो है वो डिस्टिंग्विश कर लिया जाता है, जिसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि एक फ्रेम यहाँ पे खत्म होकर नया फ्रेम यहाँ से शुरू हो रहा है। और अगर रिसीवर जो है ये जो फ्रेमिंग बिट पैटर्न है उसको एनालाइज ना कर सके, उसको अंडरस्टैंड ना कर सके, तो उसकी वजह से सिंक्रोनाइजेशन लॉस जो है वो डिटेक्ट होता है। और ये जो सिंक्रोनाइजेशन लॉस है इसको डिटेक्ट होने में 0.4 to 6 मिली सेकेंड्स लगते हैं, और इसको रीफ्रेम होने में, सिस्टम को रीफ्रेम होने में 50 मिली सेकेंड्स तक लग सकते हैं इन दी वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर हम डाटा रेट देखें T1 कैरियर सिस्टम में डाटा रेट कैसे कैलकुलेट होता है, तो देखिए हमारे पास 24 चैनल्स पर फ्रेम है। आप देख सकते हैं कि ये एक पूरे का पूरा फ्रेम है। इस फ्रेम में हमारे पास ये 24 चैनल्स हैं, 1 to 24, तो 24 चैनल्स पर फ्रेम। और फिर हर चैनल जो है उसके अंदर 8 बिट्स हैं। ये एक चैनल है तो इसके अंदर जो है वो 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स पर चैनल। और जो फ्रेमिंग फ्रिक्वेंसी है हमारे पास वो 8000 फ्रेम्स पर सेकंड जो फ्रेमिंग फ्रिक्वेंसी है, जो कि हम इसलिए यूज करते हैं ताकि 8000 सैंपल्स पर सेकंड सैम्पलिंग रेट को मेंटेन किया जा सके हर यूजर के लिए। तो आप देखें तो यहाँ से चैनल जो है वो चैनल से कट जाएगा, फ्रेम जो है वो फ्रेम से कट जाएगा, तो बिट्स पर सेकंड सिर्फ बच जाएंगे। तो 24 × 8 × 8000 इज 1536000 बिट्स पर सेकंड। और इसी तरीके से अगर हम ये दूसरी पैरेंथेसिस देखें तो इसमें फ्रेमिंग डाटा रेट शो होया हुआ है। तो 1 फ्रेमिंग बिट पर फ्रेम, ये जो फ्रेमिंग बिट है हर फ्रेम में एक फ्रेमिंग बिट है, और हर फ्रेमिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो 8000 फ्रेम्स पर सेकंड है। तो फ्रेम से कट जाएगा तो 8000 फ्रेमिंग बिट्स पर सेकंड, 8000 फ्रेमिंग बिट्स पर सेकंड। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 1544000 बिट्स पर सेकंड, या जिसको हम 1.544 मेगा बिट्स पर सेकंड कहते हैं। तो ये बेसिकली डाटा रेट है एक T1 का, मेगा बिट्स पर सेकंड। अब फ्रेमिंग बिट और इंफॉर्मेशन बिट्स के अलावा कुछ और बिट्स चाहिए होते हैं जिनको हम सिग्नलिंग बिट्स कहते हैं, और इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है डायलिंग पल्सेस के लिए, और कोई फ़ोन ऑन हुक है या ऑफ हुक है, इस इंफॉर्मेशन के लिए कुछ सिग्नलिंग बिट की जो है वो इंफॉर्मेशन ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो एवरी 6th फ्रेम, अब यहाँ पे देखें फ्रेम नंबर 1, 7, 13, 19, ये जो फ्रेम नंबर्स हैं इनके एवरी 6th फ्रेम, इसके अंदर हर यूजर का एक बिट जो है वो सिग्नलिंग के लिए यूज किया जाता है। हर यूजर का 8वां बिट जो है, हर चैनल का 8वां बिट सिग्नलिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि एवरी 6th फ्रेम हैज 24 × 7 इज इक्वल टू 168 इंफॉर्मेशन बिट्स। तो इंस्टेड ऑफ 192 इंफॉर्मेशन बिट्स, हर छठे फ्रेम में 168 इंफॉर्मेशन बिट्स होती हैं। ये 7 इंफॉर्मेशन बिट्स हैं, ये भी 7 हैं, ये 7 हैं, हर यूजर की 7 इंफॉर्मेशन बिट्स हैं। तो 24 यूजर्स हैं तो 168 इंफॉर्मेशन बिट्स जो है वो हर 6th फ्रेम के अंदर होंगी। 24 सिग्नलिंग बिट्स हो जाएंगी, क्योंकि 24 चैनल्स हैं, हर चैनल में एक बिट सिग्नलिंग की है, तो कुल 24 सिग्नलिंग बिट्स हो जाएंगे, और 1 जो है वो फ्रेमिंग बिट होगी। ये जो स्कीम है इसको राप्ड बिट सिग्नलिंग कहा जाता है। और फिर टू आइडेंटिफाई विच फ्रेम्स आर सिग्नलिंग फ्रेम्स, a higher framing structure super frame is developed which consists of 12 frames। और 1970s के अंदर इस सुपर फ्रेम स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया गया और एक न्यू सुपर फ्रेम स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया जिसको एक्सटेंडेड सुपर फ्रेम कहा जाता है।
इस एक्सटेंडेड सुपर फ्रेम में बेसिकली फ्रेमिंग बिट रेट जो है वो कम चाहिए होता है, क्योंकि नॉर्मली फ्रेमिंग बिट डाटा रेट जो है वो 8000 बिट्स पर सेकंड होता है, जो फ्रेमिंग बिट्स का डाटा रेट है। जबकि ये जो ESF है, ESF में डाटा रेट तकरीबन इसके हाफ रह जाता है, 4000 बिट्स पर सेकंड। ये जो है ये टोटल हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो देखिए आप फ्रेम नंबर 1, 7, 13, 19 का फ्रेम स्ट्रक्चर जो है वो ये होगा। ये हमारे पास ये फ्रेम नंबर्स हैं। तो फ्रेम नंबर 7 का स्ट्रक्चर जो है ये शो होया हुआ है। इसी तरीके से इसके अलावा फ्रेम नंबर 6, ये जितने भी हैं फ्रेम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इन सब का स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से दिखेगा। इसमें सारे के सारे इंफॉर्मेशन बिट्स हैं, ये सब के सब इंफॉर्मेशन बिट्स हैं। ये एक जो है वो फ्रेमिंग बिट है। तो ये एक T1 सिस्टम का सिग्नलिंग फॉर्मेट है। और ये आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है ऑल फ्रेम्स एक्सेप्ट 1, 7, 13, 19। 1, 7, 13, 19 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट नेटवर्क स्विचिंग नोड्स है वो डेवलप हुई, जिनकी वजह से ये हुआ कि अब सिग्नलिंग जो है वो सेपरेट चैनल्स के ऊपर उसको कैरी किया जाता है। उनको जैसे अभी आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं कि सिग्नलिंग बिट्स जो है वो इन फ्रेम्स के अंदर ही मौजूद हैं, इन चैनल्स के अंदर ही सिग्नलिंग बिट्स जो है मौजूद हैं। लेकिन मौजूदा जो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है उसमें सिग्नलिंग के लिए अलग से चैनल जो है वो डिजाइन कर दिए गए हैं, अलग से चैनल जो है वो डिफाइन कर दिए गए हैं। इसको कॉमन चैनल सिग्नलिंग का नाम दिया जाता है, या कॉमन चैनल इंटर ऑफिस सिग्नलिंग का नाम दिया जाता है। जैसे अमेरिका और जापान के अंदर T1 कैरियर सिस्टम है, ऐसे ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर E1 कैरियर सिस्टम यूज होता है, जिसको स्टैंडर्डाइज किया गया है बाय ITUT, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन फॉर टेलीकॉम। इसने इसको स्टैंडर्डाइज किया है E1 कैरियर सिस्टम को। E1 कैरियर सिस्टम में 32 चैनल्स होते हैं। T1 कैरियर सिस्टम में 24 हैं, जबकि E1 में 32 चैनल्स होते हैं। इनमें से 30 चैनल्स जो है वो वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, डाटा के लिए यूज होते हैं। जबकि जो 2 चैनल्स हैं वो सिंक्रोनाइजेशन और सिग्नलिंग के लिए यूज होते हैं। ये जो हम बात कर रहे थे ना कॉमन चैनल सिग्नलिंग, कि अब चैनल्स ही अलग कर दिए गए जो सिग्नलिंग के लिए यूज होते हैं। तो ये बेसिकली कॉमन चैनल सिग्नलिंग यूज की जाती है, और इसके लिए सिग्नलिंग के लिए सिंक्रोनाइजेशन के लिए अलग 2 चैनल्स जो है वो यूज किए जाते हैं। और ये जो 30 चैनल्स हैं ये एक्सक्लूसिवली इंफॉर्मेशन बिट्स कैरी कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ये देखें तो 32 हमारे पास चैनल्स हैं। हर चैनल का डाटा रेट 64 किलो बिट्स पर सेकंड होता है। तो ये जो हमारे पास टोटल डाटा रेट बनता है ये 2.048 मेगा बिट्स पर सेकंड जो है ये डाटा रेट होता है E1 कैरियर सिस्टम का। थैंक यू वेरी मच।